वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात कर रहे हैं गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो टॉपिक है वो आपके सीजी टेट, सीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उसमें काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड और बीएड के जो स्टूडेंट हैं, आपको समझना है तो आप ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हमारे माध्यम से। चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़े थे पहले कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। यहाँ पर गणित की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, उसके बारे में देखते हैं। तो गणितीय कथन असंदिग्ध है। गणित पर कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं होता। कोई भी गणितीय कथन है उस पर संदेह की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई भी जो गणितीय कथन है, मतलब एक गणितीय कथन ये भी ले सकते हैं कि विषम संख्याओं को जो जोड़ होता है वो हमेशा सम ही होता है। विषम संख्याओं के जोड़ जैसे 1+3 या 3+5, अब देखेंगे तो इसका जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, सम ही होता है। इस टाइप के, मतलब इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको थोड़ा पढ़ के समझने की भी आवश्यकता है। थोड़ा पढ़ते हैं। किसी ऐसी संकल्पना पर विचार कीजिए जिसे आप परिचित है, जैसे गोल। अब गोल की परिभाषा स्पष्ट और सुनिश्चित है। यदि कोई वस्तु आपको दी गई हो और यह निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि वह गोला है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गोले की अवधारणा कैसे होती है। चलिए, किसी भी संकल्पना की परिभाषा या कोई गणितीय कथन बिल्कुल असंदिग्ध होता है, यानी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होता है। इसलिए क्योंकि गणित के इस अमूर्त संसार को हम औपचारिक रूप से बनाते हैं कुछ संगत अभिग्रहितों को मानकर। मतलब औपचारिक रूप से कहने का, अनौपचारिक रूप से कहने का मतलब हो जाता है कि जिसके बारे में हमको नहीं पता है, और औपचारिक जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता है, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ एग्जिम्स या अभिग्रहित क्या करते हैं, अभिग्रहित को मानकर ही हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम एक अपना अवधारणा निर्माण करते हैं। चलिए आगे थोड़ा और बात करें। इसी में कहा गया है कि अभिग्रहितों के आधार पर ही, जैसा हमने कहा कि हम कुछ अवधारणाओं को औपचारिक तरीके से क्या करते हैं, स्पष्ट और परिशुद्ध रूप से क्या कर देते हैं, परिभाषित करते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, सम होता है। चलिए आगे और देखें। जैसे कि आपको आगे देखने पर समझ में आएगा कि यहाँ पर कहा गया है कि जब हम दैनिक जीवन में आधे शब्द का प्रयोग लगभग दो बराबर बटी हुई वस्तुओं के लिए करते हैं, परंतु गणित में आधा शब्द हमेशा दो बराबर भागों में ही बटी वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखें। अक्सर जब गणितीय शब्दों को वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें गणितीय परिभाषा के अनुसार इस्तेमाल नहीं करें। ऐसा करने से हो सकता है कि उस शब्द का इस्तेमाल सुनिश्चित रूप से न हो। जैसे हम दैनिक जीवन में आधे शब्द का प्रयोग लगभग दो बराबर भागों में बटी हुई वस्तु के लिए करते हैं, परंतु गणित में आधा शब्द को हमेशा दो बराबर भागों में बटी हुई वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाता है और किसी के लिए नहीं। मतलब अब इसको मैं अगर कहूं, एक गिलास है, गिलास में आपको दूध मांगा जाता है, कितना, आधा गिलास, तो हम लगभग क्या करते हैं, आधा आधा के, ये अनुमानित होता है। तो जब हम इस अनुमानित को क्या हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं, जब हमें श्योरिटी मिल जाती है कि ये जो अनुमानित हमने माना था वही क्या है, आधा है, तो ये क्या होता है, हमारा जो गणितीय कथन जो होता है वो असंदिग्ध, हम संदेह की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए सत्यता की जो कसौटी है, टेस्ट ऑफ ट्रू बोलते हैं। मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है। अब आपको मोरनी को देखेंगे कि हमको देखते हैं हमेशा कि मोरनी से हमको हम परिचित है। अब मोरनी जो है कब अंडे देते हैं, लगभग हमको लगता है कि ये सितंबर के आसपास अंडे देते हैं। तो ये सत्यता की कसौटी है, इसको कहीं से हम क्या नहीं कर सकते, झुठला नहीं सकते। जो मोरनी है लगभग कह सकते हैं कि सितंबर के आसपास अंडे देती है। ये फैक्ट है। पानी के लिए भी आप देखिए तो ये सत्यता की कसौटी पर खरे उतरते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। देखिए हम 15/5 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी सत्यता की कसौटी पर खड़े उतरता है। यदि आप दो विषम संख्याओं को जोड़े तो परिणाम हमेशा एक सम संख्या आता है।
यदि हम देखना चाहते हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं, तो हम उनकी जांच कैसे करेंगे? क्या एक तरीका सब कथनों को जांच करने के लिए काम करेगा? अब देखिए, हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस टाइप का होगा। या हम एक उदाहरण जैसे मैं बताऊं कि एक बच्चे के बारे में मैंने क्या कर रहा हूँ, और रिसर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च करने के लिए मैंने हाइपोथेसिस बना लिया कि ये जो बच्चा है वो झगड़ालू तरीके का है। मैंने हाइपोथेसिस बना लिया, परिकल्पना है, मेरा पहले का सोच है। अब मैं उस पर रिसर्च करूंगा। रिसर्च करने के बाद अगर मेरा जो हाइप मतलब मैंने रिसर्च करने पर मेरा जो परिणाम आया कि जो बच्चा है वो झगड़ालू किस्म का है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो अगर मैं उसकी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में देखूं तो वो झगड़ालू तरीके का नहीं लगता है, तो मेरा जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इस पर मुझे संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो हाइपोथेसिस सत्य कब होता है या परिकल्पना कब सत्य होता है? जब हमारा परिणाम जो होता है उसके अकॉर्डिंग आता है, तब हमारा जो परिकल्पना जो होता है वो सत्य साबित होता है। तो सत्यता की कसौटी के लिए हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आगे देख सकते हैं कि केवल अनुभविक तरीके से की जा सकती है, अर्थात हमें मोरनियों को देखना होगा और पता लगाना होगा कि वे कब अंडे देती है, तभी ना हम सत्यता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। और ये सत्यता की कसौटी को कुछ उदाहरण बताए गए। अब आपको यहाँ पर इतने ही जो 2 पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़े, गणित की प्रकृति के बारे में। कुछ गणित की प्रकृति आपको और बताते हैं, आप हो सके तो आप लिख लीजिएगा कि गणित की जो प्रकृति है, कोशिश करेंगे हम सबको आपको लिख के बताएं। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। जो गणित की प्रकृति है, गणित में जो संख्याएं होती है, गणित में जो संख्याएं होती है, स्थान दिशा, दिशा तथा मापन या मापतौल, मापतौल का मान प्राप्त किया, दिशा या मापतौल का मान प्राप्त किया जाता है। चलिए, गणित में यहाँ पर कहा गया, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का मान एक ही पाया जाता है। अब गणित में जो संख्याएं हैं वो हर एक टाइम तो बदलते नहीं रहेगा। स्थान के लिए हम बात करें या दिशा के लिए बात करें, जब भी हम मापेंगे या उसको जैसे 1 किलो है तो 1 किलो से वो कहीं दूसरे के लिए वो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। दिशा के लिए बात करें या गणित की जो संख्याएं है, वो 1 है वो 2 हो जाएगा क्या, या 2 है वो 3 हो जाएगा क्या? इस प्रकार से आप देखें तो गणित में जो संख्याएं हैं, स्थान, दिशा का मापन या मापतौल का जो मान होता है हमेशा एक ही प्राप्त होता है, अलग नहीं होगा। आप बात करें आगे इसी में, गणित की अपनी भाषा है। देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है, गणित की अपनी भाषा है। तो गणित की भाषा कौन सी है? अपनी भाषा है। थोड़ा दिमाग लगाइए कि गणित की अपनी भाषा कैसे है। तो गणित में अपनी भाषा, जैसे आपने देखे होंगे कि कुल कि एक पेन का जो मूल्य है वो 10 रुपये है, और एक पेन का मूल्य जो 5 रुपये है, तो राहुल ने कुल कितने रुपए, तो कुल मतलब यहाँ पर हमने नहीं कहा कि हमको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन कुल जो है ये क्या है, गणित की भाषा है। व्योकलन, व्योकलन। अब व्योकलन कीजिए, मतलब या कह सकते हैं कि दो संख्याएं दिए हैं, 5 और 10, 5 और 10 का व्योकलन कीजिए। अब व्योकलन करना है मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। तो आपको अगर इस भाषा के बारे में पता होगा तभी ना आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। कुल के बारे में पता होगा तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे, नहीं तो इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो गणित की अपनी भाषा है, और भाषा का जो तात्पर्य है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, जैसे सूत्र सिद्धांत है, सूत्र है, सिद्धांत है,
आप देखे होंगे कोई संकेत है जो विशेष प्रकार के होते हैं, वही तथा गणित की जो भाषा को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। मतलब देखे होंगे आपने कि गणित को हल करने के लिए गणित की भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण जो बता दिया, और काफी सारे इबारती सवाल में देखे होंगे आपने। इबारती सवाल अगर आपने किए हैं, इबारती सवाल, तो इबारती सवाल जो होता है, इबारती सवाल जो होता है, वो वहां पर आपको गणित की जो भाषाएं हैं वो काफी ज्यादा रूप से आपको नजर में आएंगे। तो ये होता है गणित की अपनी भाषा। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं हम कि गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है। गणित की जो ज्ञान है उसके जो आधार है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। गणित के ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गणित के ज्ञान का आधार जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। चलिए, गणित की ज्ञान का आधार जो है हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। अब ज्ञानेंद्रिय मतलब, ज्ञानेंद्रिय मतलब समझ रहे होंगे हमारे जो ऑर्गन सेंस जो होते हैं, उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, गणित का ज्ञान हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो हमारे जो ऑर्गन सेंस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए। तभी ना हम क्या करते हैं, उसको हम समझते हैं। गणित के ज्ञान का आधार, किसी भी चीज को आप देखें उस पर क्या करते हैं, उसको उस पर एक सोच का एक अवधारणा का निर्माण करते हैं। तो ये अवधारणा का निर्माण किसके द्वारा होता है, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। आगे हम इसी में बात करें कि इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, और जिससे उस पर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। जो गणित का जो ज्ञान होता है, नेक्स्ट लिख सकते हैं आप। गणित के ज्ञान का जो गणित के ज्ञान का आधार जो है निश्चित, वो निश्चित होता है, जिससे उस पर क्या किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। निश्चित होता है जिससे क्या किया जा सकता है, उस पर, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए, आगे हम बात करें इसी में, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करें तो गणित का जो जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, यथार्थ क्रमबद्ध होता है, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होते हैं, जिसे एक बार ग्रहण करके हम क्या नहीं कर सकते, उसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो गणित की जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है हमेशा। कैसा होता है, सत्य होता है, क्रमबद्ध होता है। लिख लीजिएगा, गणित का जो ज्ञान होता है यथार्थ होता है, यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, और अधिक स्पष्ट भी होता है। जिससे क्या नहीं किया जा सकता, इसके ज्ञानों को क्या नहीं किया जा सकता आसानी से, जिससे इसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। आपने देखे होंगे, एक बार आपने अगर सीख लिए है कि जोड़ना कैसे होता है, कि इसमें हम दो दो धन एक हमने कर लिया, तो हमने क्या करते हैं, दो लकीर खींच लिए, दो लकीर खींचने के बाद एक और लकीर खींच लिए, और फिर तीनों को हम क्या करते हैं, एक साथ गिन देते हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ना सीखते हैं। इसको हमने, जो हमारे टीचर ने ऐसे ही बताया हुआ था, तो उसको भी अभी तक हमने याद रखे हुए हैं। तो यही क्या होता है, गणित का जो ज्ञान होता है यथार्थ होता है, क्रमबद्ध तरीके से अगर सीखे रहे तो अधिक स्पष्ट भी होता है, जिससे इसको हम काफी समय तक हम क्या नहीं कर सकते, बुलाते नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। अब गणित में अमूर्त प्रत्ययों को कैसे मूर्त किया जाता है, काफी सारे आपको उदाहरण मिले होंगे गणित में।
अब इसके लिए आपको क्या करना होगा इसको समझने के लिए कि गणित में अमूर्त प्रत्यय जो होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट जो होते हैं, उसको कैसे हम क्या करते हैं, मूर्त रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आपको कुछ चीजें दे दिया गया हो, गोले के बारे में ही हो गया तो गोले की त्रिज्या, गोले के केंद्र के बारे में निकालना हो तो कुछ चीजें आपको वहां पर दिया रहेगा और कुछ चीजें आपको नहीं दिया रहेगा। तो मान लेते हैं वाली चलते हैं, समीकरण में भी देखे होंगे कि मान लेते हैं कि फलाना ये का मुख है, या आपने ये भी देखे होंगे कि मान लेते हैं कि बच्चे का जो उम्र होता है वो एक्स है और माँ का जो उम्र है वो 2x है, इस टाइप का आप मानते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अमूर्त प्रत्यय, आप मूर्त नहीं होता है और उसी अमूर्त प्रत्यय से आप क्या करते हैं, मूर्त प्रत्यय की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं या मूर्त रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। अमूर्त जो अवधारणा होता है गणित में, अमूर्त प्रत्ययों को क्या कर किया जाता है, मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसको हम आसानी से व्याख्या भी कर पाते हैं। लिख लीजिएगा अगर आपको है तो, लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे इसी में देखें कि गणित के नियम जो होते हैं या सिद्धांत जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट, गणित के नियम जो है और उसके बाद सिद्धांत बोले, सूत्र बोले, सिद्धांत सूत्र सभी क्या होते हैं, सभी जगह क्या होते हैं, एक एक ही होते हैं। परिवर्तित किया जा सकता है क्या, एक ही होते हैं, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। चलिए बात करें इसकी, तो गणित के ज्ञान से हम देखें तो गणित के जो अध्ययन से आगमन निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के ज्ञान में आगमन निगमन, आपको हम इसको और बताएंगे आगमन निगमन क्या होता है। निगमन, गणित के ज्ञान में जो है आगमन निगमन के साथ में क्या किया जाता है, यहाँ पर सामान्यीकरण की जो योग्यता है वो भी विकसित होता है। अब आगमन और निगमन क्या होता है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको दे दूंगा, वहां पर आप आगमन निगमन को समझ सकते हैं। चलिए आगे हम देखें 9वां पॉइंट। तो जो गणित है, अब पहले तो बता दिया कि गणित के जो ज्ञान है उस पर कोई संदेह की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए और आगे हम देखें, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है और सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और कहना चाहिए कि ये जो आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट जो डेवलप जो होता है वो काफी अधिक मात्रा में होता है किसके अध्ययन से, गणित के अध्ययन से। लिख लीजिएगा, गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का विकास। तो आप समझ रहे हैं कि गणित के अध्ययन से क्या होता है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप देखे होंगे कि गणित के सवाल को हल करने के बाद क्या होता है, आप देखे होंगे बच्चे काफी उत्साहित होते हैं जब चेक करवाने के लिए जाते हैं और उनका सवाल सही हो जाता है तो दूसरा सवाल हल करने की कोशिश करते हैं और बिना किसी से पूछे वो उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आगे हम बात करें कि गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की जो भाषा है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित स्पष्ट होते हैं। पहले से परिभाषित होता है गणित की जो गणित को आप देखेंगे तो जो भाषा है पहले से क्या है, परिभाषित है। आगे हम बात करें कि गणित का जो ज्ञान है वो, उसका जो उपयोग होता है वो विज्ञान की सभी शाखाओं में होता है। गणित के जो ज्ञान का उपयोग है, गणित के ज्ञान का जो उपयोग है विज्ञान के सभी शाखा, और विज्ञान के सभी शाखा जैसे कि आपको पता है, विज्ञान के सभी शाखा के तहत आपको भौतिकी मिल जाते हैं, उसके बाद रसायन बोले,
इसके बाद हम देखें विज्ञान, जीव विज्ञान या अन्य विषयों में भी क्या किया जाता है, गणित के जो ज्ञान जो अध्ययन है वो शामिल होता ही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गणित की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाने से आप कोई भी क्वेश्चन गणित की प्रकृति से आता है तो आप बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।